जब भी ग्लोबल एजुकेशन की बात होती है तो हमें लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोचिए, एक तरफ स्टूडेंट्स किसी चीज के खिलाफ सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ किसी और देश में स्टूडेंट्स ठीक उसी चीज की मांग कर रहे हैं। है ना अजीब? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। ये जो लाइन है ना, ये हमारी सारी समझ को हिलाकर रख देती है। देखिए, जब यूके में स्टूडेंट्स इनकम के हिसाब से लोन चुकाने वाली पॉलिसी के खिलाफ थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका में स्टूडेंट्स उसी पॉलिसी के लिए लड़ रहे थे। तो मतलब साथ है, ये सोचना कि यूके का सिस्टम बस अमेरिका की नकल है, ये तो बिल्कुल गलत है। कहानी कुछ और ही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। आखिर यूके और यूएस की यूनिवर्सिटीज चलती कैसे हैं? पैसा कहां से आता है? क्योंकि इनके फंडिंग मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उनकी पूरी एजुकेशन फिलॉसफी को दिखाता है। अब जरा यहां देखिए, यूके का सिस्टम कहता है आपकी कमाई के हिसाब से लोन चुकाना होगा। मतलब अगर कमाई कम तो किस्त भी कम, एक तरह का सेफ्टी नेट है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में फिक्स पेमेंट है। नौकरी लगे या ना लगे, कमाई कितनी भी हो, किस्त तो उतनी ही देनी है। तो एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है और दूसरी तरफ काफी सख्ती। और ये जो चार्ट है, ये इस फर्क को और भी गहरा कर देता है। देखिए, ये मार्टिन ट्रो की रिसर्च है। साल 2000 के आसपास अमेरिका अपनी जीएनपी का 1.3% हायर एजुकेशन में प्राइवेट फंडिंग से ला रहा था और यूके 0, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं। इसी को कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अमेरिकन एडवांटेज। फासला कितना बड़ा है ये साफ दिखता है। अच्छा, तो फंडिंग की बात तो हो गई। अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और इतिहास में चलते हैं। देखिए, हर देश का एजुकेशन सिस्टम एक सफर पर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफर शुरू कहां से हुआ था और आज ये सिस्टम्स कहां तक पहुंचे हैं। असल में मॉडर्न हायर एजुकेशन की पूरी कहानी ही पहुंच बढ़ाने की कहानी है। एक जमाना था जब ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों, मतलब कि राजाओं, महाराजाओं और बहुत अमीर लोगों के लिए थी। लेकिन आज कोशिश ये है कि इसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले। और मार्टिन ट्रो ने इस पूरे सफर को बड़े दिलचस्प तरीके से 3 स्टेज में बांटा है। सबसे पहले था एलीट एजुकेशन का स्टेज, मतलब सिर्फ खास लोगों की पढ़ाई। फिर आया मास एजुकेशन का दौर, जिसमें जितने भी क्वालिफाइड लोग थे उन्हें प्रोफेशन के लिए ट्रेन किया जाने लगा। और अब हम हैं यूनिवर्सल एक्सेस के दौर में, मतलब एजुकेशन सबके लिए और सिर्फ कुछ साल के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर सीखने के लिए। तो अब होता ये है कि जब हर देश अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में लग जाता है तो एक तरह की ग्लोबल रेस शुरू हो जाती है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस रेस में कौन जीत रहा है और कौन पिछड़ रहा है, इसका पता कैसे लगाया जाए? सोचिए जरा, पूरे के पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को ग्रेड देना हो तो कैसे देंगे? क्या कोई ऐसा ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड है जो बता दे कि देखो भाई, ये देश टॉप पर है? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की। तो मिलिए पीसा से। इसका पूरा नाम है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसे ओईसीडी कराता है और ये दुनिया भर के 15 साल के बच्चों की मैथ्स, साइंस और रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। और देखते ही देखते ये एक तरह का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड बन गया है, जो हर देश की सरकार पर प्रेशर डालता है कि भाई अपने सिस्टम को सुधारो। अब एक ऐसा केस स्टडी देखते हैं, एक ऐसे देश का जिसने इस ग्लोबल प्रेशर को समझा और फिर अपने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन करने का एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। और वो देश है भारत। साल 2020 में भारत ने अपनी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की और इसे मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस एजुकेशन रिफॉर्म्स में से एक माना जा रहा है। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा बदलाव तो यहीं दिख जाता है। जो पुराना 10+2 वाला स्ट्रक्चर था ना, उसे अब 5+3+3+4 के नए स्ट्रक्चर से बदल दिया गया है। पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अब बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन 3 साल की उम्र से ही शुरू हो रही है। फोकस है कि बचपन से ही नींव मजबूत की जाए। और इस बदलाव के पीछे जो सोच है ना, वो वाकई कमाल की है। अब रट्टा मारने वाले सिस्टम को बाय बाय कहा जा रहा है। फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग पर, बच्चों को सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देने पर। आर्ट्स और साइंस के बीच की जो मोटी दीवार थी, उसे गिराया जा रहा है। और एग्जाम भी अब ऐसे होंगे जो ये देखें कि बच्चे ने समझा कितना है, ना कि सिर्फ रटा कितना है। तो हमने फंडिंग की बात की, एजुकेशन के सफर को समझा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर भी नजर डाली। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सीखने का यानी लर्निंग का भविष्य कैसा हो सकता है। तो देखिए, आज के दौर में 3 बहुत बड़ी ताकतें हैं
जो एजुकेशन की पूरी दुनिया को बदल रही हैं। पहली ये कि अब सबको लाइफ लॉन्ग लर्निंग चाहिए, मतलब जिंदगी भर सीखते रहना है। दूसरी, पीसा जैसे ग्लोबल बेंचमार्क्स की वजह से देशों के बीच कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी, वो है टेक्नोलॉजी, जो पढ़ाई को क्लासरूम की दीवारों से बाहर निकालकर सबके हाथ में दे रही है। तो अब हम आते हैं आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। जैसे जैसे लर्निंग स्कूलों और कॉलेजों की बिल्डिंग से निकलकर हमारे फोन और कंप्यूटर में समा रही है, क्या हम इस बहुत बड़ी क्रांति के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।